उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैली और किसी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। ऐसे समय में राजनीतिक दलों ने अलग अलग तरह से तैयारी की है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश आईटी सेल के सह संयोजक हर्ष चतुर्वेदी जी। हम जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर किस तरह की तैयारी की है और आने वाले दिनों में कैसे पार्टी की रणनीति होगी चुनाव को लेकर, ये मैं उनसे जानना चाहता हूँ। हर्ष जी नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। नोएडा खबर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये चुनाव अपने आप में एक विशेष चुनाव होगा, क्योंकि ये शायद मुझे लग रहा है भविष्य की दिशा भी तय करेगा। चुनाव किस प्रकार से, चुनावी प्रक्रिया की भविष्य की दिशा भी तय करेगा। इलेक्शन कमीशन ने कल आपके समक्ष बोला बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि 15 जनवरी तक जो महामारी हमारी कोरोना और ओमिक्रॉन जो वायरस जिसका खतरा बना हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए चुनाव आयोग ने फिज़िकल गतिविधियों पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और 15 तारीख को भी वो रिव्यू करेंगे इस सिचुएशन को कि क्या वो फर्दर आगे अलाउ करेंगे फिज़िकल उसको कि नहीं करेंगे। तो उस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने, ये हमारी पार्टी के लिए कोई बहुत नया विषय नहीं आया है। हमारी पार्टी ने, आपने देखा होगा जब लॉकडाउन हुआ था 2020 में, तो तब से लेके अब तक हमने अपनी वर्चुअल स्ट्रेंथ को इतना मजबूत किया है। हमारी जो संगठन की संरचना है वो हमने इतनी धरातल तक कर रखी है। डिजिटल टीम की, हमारी जो सोशल मीडिया और आईटी की टीम है उसकी संरचना हमारी धरातल तक हुई है। उसके माध्यम से हम लोग पहले से ही अभ्यस्त हैं इसके और मुझे लगता है शायद उसी का परिणाम है जो कल आपने देखा भी कि अखिलेश यादव जी ने जो अपना बयान दिया, किस प्रकार से उन्होंने एक प्रकार से हार अपनी पहले से ही स्वीकार कर ली है कि नहीं, वो भाजपा डिजिटल मीडियम पे उनसे कहीं हावी है, कहीं ज़्यादा हावी है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी पार्टी की विशेषता है, ये हमारे नेतृत्व की दूरदर्शिता है जो उन्होंने आज से नहीं, मतलब 2 साल पहले से ही इस चीज़ को समझा और उस किस क्षेत्र में हमें अपने आप को मजबूत करना है, किस प्रकार से हम लोगों से ऐसे समय पर भी जब हम फिज़िकली नहीं मिल पा रहे हैं उनसे संवाद अपना स्थापित करते रहें, उनसे अपनी उपलब्धियां उन तक पहुंचाते रहें। देश में प्रदेश में क्या हमारी सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं, क्या जनहित कार्य किए हैं, उनसे उनको अवगत हम लोग कराते रहें। तो मुझे लगता है ये हमारी पार्टी के लिए, हमारे विभाग के लिए बहुत बड़ा अवसर है और हम लोग इस पर पूरा खरे उतरेंगे। अच्छा, जैसे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो आपका स्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी का हर जिले में हर विधानसभा को लेकर किस तरह का है और कैसे आप लोग वर्चुअल रैली करेंगे? जी विनोद जी, ये स्ट्रक्चर हम लोग आज से नहीं है, ये स्ट्रक्चर हमारा शुरू से ही रहा है। ये स्ट्रक्चर जो है हमारे 2017 के चुनाव में भी थे, हम लोग इसी स्ट्रक्चर के साथ थे। जो विभाग की संरचना है वो आज कोई नई संरचना नहीं हुई है। हमने अब बल्कि जैसे जैसे हमारा काम बढ़ा 2019 में, जब 20 में जब ये कोरोना का समय आया तब हमारा काम बहुत बढ़ा, क्योंकि हम लोग वर्चुअल माध्यम से ही लोगों से संपर्क करते थे। जूम मीटिंग है, वेबएक्स मीटिंग है, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मीटिंग है, हमने बड़ी बड़ी रैलियाँ भी करवाई। आपने खुद देखा होगा उस समय हम लोगों ने क्षेत्रवार रैली कराई, हम लोगों ने जनसभाएं कराई, वर्चुअल जनसभाएं कराई और लोगों की किस प्रकार से हम लोग मदद कर सकें। तो धरातल पर हमारा कार्यकर्ता और वर्चुअल पे संवाद बनाने का कार्य और धरातल पे सहायता का कार्य, ये दोनों कार्य हमारी पार्टी ने बहुत ही निपुणता से किए। तो ये संरचना हमारी पहले से बनी आई है। अब इस संरचना का महत्व ये बढ़ गया है कि इस संरचना में हमारा कार्य और ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो हमारा टीम है, मंडल स्तर तक की हमारी टीम बनी है, बूथ स्तर तक की हमारी टीम है। तो वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हमारा निपुण है, उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। वो आज अगर उसको वर्चुअल मीटिंग करानी है या वर्चुअल कोई कैंपेन करना है, कोई किसी प्रकार की संवाद स्थापित करना है, कोई जनसभाएं करनी है, तो वो सक्षम है और वो स्वयं सक्षम है, प्लस हमारा कार्यकर्ता सक्षम है। उसको जो दूर सुरूर गाँव की, मैं आज हम सिर्फ नोएडा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो नोएडा बिल्कुल बहुत बड़ा टेक सिटी है, एक यूपी का डिजिटल विंडो है। तो नोएडा में तो लोग फिर भी शिक्षित हैं इन सब चीज़ों से लेके, लेकिन दूर सुरूर गाँव में लोग इन सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इन सब माध्यमों से परिचित नहीं थे। लेकिन हमने जो पिछले 2 साल में, विगत 2 वर्षों में हम लोगों ने एक तरह से प्रशिक्षण और शिक्षण का काम भी किया, लोगों को डिजिटली अवेयर करने का, डिजिटली स्मार्ट बनाने का, वो कार्य हमारी पार्टी ने बखूबी किया है और हमें पूरा विश्वास है वही हमारी स्ट्रेंथ है, वही हमारे शीर्ष नेतृत्व की देन है। हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारा गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका सपना है डिजिटल इंडिया का और वो सपना साकार होता भी दिख रहा है। यही चैलेंज हमें उस समय भी बोला गया था, अगर आपको याद हो 2017 का चुनाव,
तो उस समय जब नोटबंदी हुई थी, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो उस समय भी भ्रांतियां और विपक्ष ने कई किस बहुत तरह के उन्होंने क्या कहते हैं आक्षेप लगाए कि डिजिटली ट्रांजैक्ट ही नहीं हो पाएगा, लोगों के बिजनेस अफेक्ट होंगे, लोगों का ये होगा वो होगा। आज हिंदुस्तान, मुझे गर्व के साथ कहने में मतलब गर्व होता है कहने में ये कि हिंदुस्तान आज चाइना को पीछे छोड़ के 40% अधिक, चाइना से 40% अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शंस हमारे देश में हो रही हैं। और वो हमारी जो प्रधानमंत्री जी की सोच थी, उसी को हम लोगों ने अपनी पार्टी में भी उसको हमने अपनाया। और वो पार्टी में भी इस प्रकार का विभाग जो है, जो हमारा विभाग है, जो हमने पहले भी 17 में भी लोगों को डिजिटली ट्रांजैक्ट करने का एक प्रशिक्षण का कार्य किया, लोगों तक गए। और अब हम लोगों ने डिजिटली संवाद करने का एक प्रकार से हमने प्रशिक्षण दिया है लोगों को, और लोगों से जुड़ने का जो हमने ऐसे समय में भी, महामारी के समय में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और किस प्रकार से हम स्वस्थ स्वयं भी रहें और दूसरों को भी, समाज को भी स्वस्थ रखें, और उस स्वस्थ के साथ साथ अच्छा संवाद भी बनाए रखें, इसका हमारी पार्टी ने पूरा भरपूर उपयोग किया है। और हमारी टीम, पुनः कहूँगा, बहुत अधिक सक्षम है इन सब चीज़ों को लेके। और हम लोग जो भी हमारी पार्टी की, जो भी हमारी उसकी दिशा निर्देश हैं, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। अच्छा, जैसे भाजपा इतना बड़ा नेटवर्क है कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करने के लिए, तो आईटी टीम में कितने लोग हैं आपके जो हर जिला स्तर पर जाते हैं? देखिए, 403 विधानसभाएं हैं, ठीक है, लगभग हमारे 1900 मंडल हैं पूरे प्रदेश में। तो मंडल स्तर तक के हमारे कार्यकर्ता हैं, मंडल स्तर तक की हमारी संरचनाएं हैं, ठीक है। हमारे हर मंडल पे एक सक्षम आईटी और सोशल मीडिया का कार्यकर्ता है हमारा यहाँ पे। और वही कार्यकर्ता हमारा, बल्कि बूथ स्तर पर भी, बूथ की भी जो कमेटियाँ होती हैं, उसमें भी हमारे सभी कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कनेक्टेड हैं, जो सोशल मीडिया की बारीकियों को समझते हैं, सोशल मीडिया पे किस प्रकार का विषय रखना चाहिए, किस प्रकार से सकारात्मकता दिखानी चाहिए सोशल मीडिया पे, उन सभी का भरपूर वो उपयोग करता है और उसको समझ भी है इस सब चीज़ों की। और डिजिटली किस तरह के हम लोगों से कनेक्ट कर सकें, इसकी भी उसको पूरी जानकारी है। तो बूथ स्तर तक का हमारा कार्यकर्ता इस बात को लेकर सक्षम है पूरा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि 2017 और 2019 में जो देखा और जिस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ, 2022 में क्या नया देखने को मिलेगा जो बिल्कुल 2017 और 19 से अलग होगा? जी देखिए, जैसा आपने बोला 2017, मैं तो कहूँगा 2017 भी एक, वैसे तो 2014 ही एक तरह से डिजिटल इंडिया की इवोल्यूशन थी कि सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंस भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब गुजरात में जो उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए, गुजरात के जो विकास कार्य किए, वो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों के मध्य रखे। और उस को देखते हुए लोगों ने जाना कि गुजरात मॉडल होता क्या है, गुजरात मॉडल दरअसल है क्या। तो लोगों ने उस पर विश्वास करके माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया प्रचंड बहुमत के साथ। और 2017 में, जैसा मैंने आपको बताया कि नोटबंदी के समय पर जो विपक्ष ने त्राही त्राही मचाई थी, और वो आज हमारी पूरे विश्व की सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ बनी हुई है, डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट्स चीज़ें। तो उसको हम लोगों ने 17 में भी एक क्रांति के तौर पे लाए थे हम डिजिटल रिवॉल्यूशन को। और उसी प्रकार से 19 में भी हमारा सोशल मीडिया पे काफ़ी व्यापक कैंपेन रहा। हमने पुनः हर क्षेत्र में, हर जगह पर, हर क्या कहते हैं विधानसभा स्तर पर, मंडल स्तर पर अपने टीमों को सक्षम बनाया था। और टीमें हमारी थीं जो कि अपने सरकार की, मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को बताती थी। और 2019 के बाद, क्योंकि अगले साल ही कोरोना, ये महामारी का आगाज हुआ, तो उस समय तो मुझे लगता है सारी जनता जो सिर्फ पहले शायद बाहरी तौर पे देखती थी कि हाँ नहीं, भाजपा की डिजिटल स्ट्रेंथ है, इनका कोई आईटी सेल भी है, इनका कोई विभाग भी है, ठीक है। विपक्षियों ने बहुत तरह तरह की बातें भी करनी शुरू करी कि हम लोग कुछ गलत झूठ फैला रहे हैं या कुछ उस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जबकि वो स्वयं इस प्रकार के काम करते थे। तो जब वो जनहित कार्य हुए कोरोना समय में, जब लोगों ने देखा, हम लोगों ने ट्विटर के माध्यम से भी लोगों की हेल्प करी। जब लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, हमारे मंत्रियों ने, हमारे विधायकों ने, सांसदों ने, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, सब ने, जब एक ट्वीट कोई बंगाल से टैग होके हमारे पास आ जाता था कि जी फलाना कॉलोनी में आपके हमारे ऐसे ऐसे कुछ लोग फंसे हुए हैं जिनको राशन की दिक्कत आ रही है, तो उस ट्वीट के माध्यम से जब हमने लोगों का हेल्प करना शुरू करी, तब लोगों ने हमारे इस डिजिटल स्ट्रेंथ का सही मायने समझा। तब उन्होंने समझा, नहीं ये सहायक है, ये किस प्रकार से जनता की सेवा डिजिटल माध्यम से भी करने में सक्षम है, इन लोगों को पता है किस प्रकार से चीज़ें करी जाती हैं। और
हमारी सरकार ने माने जब स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री थी तो आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान की बेटी को एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने वो करके उनको सुरक्षित घर पे लेके आई थी जब हमारी एक बहन वहाँ फंसी हुई थी। किस प्रकार से खाड़ी देशों में जब हमारे लोग फंसे हुए थे तब हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ में जो हमारे वहाँ से छुड़ाने का कार्य हम लोगों ने किया था एक ट्वीट के माध्यम। तो सोशल मीडिया का सकारात्मक इस्तेमाल किस प्रकार से हो सकता है, सोशल मीडिया का समाज हित में कार्य किस प्रकार से हो सकता है, ये हमारी पार्टी ने सिखाया और ये जनता ने समझा भी। आपने 2014, 17, 19 की बात करी तो मैं 19 के बाद का जो बदलाव आया है वो मुझे लगता है कि ये जो बदलाव लोगों ने महसूस किया कि हाँ हम जब घरों में बंद थे, हम बाहर नहीं निकल सकते थे, मदद के लिए भी हम किसको पुकारते। आपने देखा होगा उस समय इतने नए ट्विटर अकाउंट बने हैं, आप जान के हैरान होंगे विनोद जी कि उस समय इतने नए ट्विटर अकाउंट बने जिनके एक एक दो दो फॉलोअर्स भी होते थे। हम लोग उनकी भी मदद करते थे क्योंकि उनको एक माध्यम पता चल गया था कि अगर हम भाजपा कार्यकर्ता से या भाजपा के हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे अगर हम एक अपने ट्वीट से हेल्प मांगेंगे तो हमें हेल्प बिल्कुल मिलेगी। तो उस चीज़ को आज उन्होंने, जनता ने उस चीज़ को सराहा है, उसमें उसकी सराहना की है कि हाँ ये पार्टी है जो सही मायने में जनहित का कार्य जानती है और वही हमारी स्ट्रेंथ है और वही मुझे लगता है बदलाव का एक बहुत बड़ा रीज़न है। और वही रीज़न शायद अखिलेश यादव जी के मन को थोड़ा सा डरा रहा है, उनके मन में भय बैठा रहा है कि जब इन लोगों ने इतना अच्छा कार्य किया है पुराने समय में, तो कोरोना के समय में, तो शायद वो उनको लग रहा है कि हाँ हमने किसी प्रकार की कोई भ्रांति फैलाने का कार्य नहीं किया। जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना टाइम में वो भी ट्वीट ही खेलते थे, लेकिन ट्वीट करके ये बोलते थे भाजपा की वैक्सीन है मैं नहीं लगवाऊंगा, ट्वीट करके वो ये बोलते थे कि नहीं जी वहाँ पर क्या कहते हैं लोगों को भ्रमित करते थे कि नहीं वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है या कोई इस तरह की चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। तो लोगों ने देखा कि पॉजिटिव चीज़ें किसने बताई हैं, सकारात्मक इस्तेमाल किसने किया सोशल मीडिया का, वो लोगों ने समझा है और आज वो हमारी स्ट्रेंथ है। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी इसी स्ट्रेंथ के साथ में हमारे शीर्ष नेतृत्व के दूरदर्शिता के देखते हुए और उसके सकारात्मक इस्तेमाल से हम लोग 2022 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन मतदान की जैसी व्यवस्था हो सकती हो जिस तरह के हम लोग डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए ये कहना भी थोड़ा जल्दी होगा और जिस प्रकार से, लेकिन एक बात तो तय है, जिस प्रकार से डिजिटल इवोल्यूशन हो रहा है, जिस प्रकार से आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने भी इस बार बजट बढ़ाया है, जो 28 लाख की जगह 40 लाख का बजट किया है और वो डिजिटल, उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी ने बोला भी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोला भी है कि डिजिटल मीडियम्स को बढ़ावा देने के लिए शायद ये बजट का भी उनका वो बढ़ोतरी करी गई है। तो भविष्य में जिस प्रकार से व्यस्तता हो रही है लोगों की, जिस प्रकार से पार्टिसिपेशन लोकतंत्र में बढ़ाना है हमको, तो वो पार्टिसिपेशन मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा सहायक है डिजिटल माध्यम। और उसकी बारीकियों को लेके, उसकी लीगैलिटीज़ को लेके सरकार और आयोग अपना काम कर रहा होगा उस पर ज़रूर, तो संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। अभी आप सुन रहे थे हर्ष चतुर्वेदी जी को, उन्होंने जो जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए अपने चुनाव प्रचार को रफ्तार देगी। आने वाले दिनों में किस तरीके से डिजिटल मतदान की प्रक्रिया को बदलेगी यह समय बताएगा। आज नोएडा खबर के लिए विशेष यह, फिर मिलेंगे किसी विशेष व्यक्ति के साथ। धन्यवाद।